नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। सोलर इरिगेशन पंप्स थीम एक समय पर मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी और इस थीम में दो मेन बिजनेसेस रहे हैं, शक्ति पंप्स और ओसवाल पंप्स। शक्ति पंप्स ने काफ़ी समय तक अच्छी बिजनेस ग्रोथ दिखाई थी और अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी वेल्थ भी बनाई। उसके बाद जब ओसवाल पंप्स लिस्ट हुआ तो थोड़े समय तक वो भी अच्छा परफॉर्म किया, पर आज हालात बिल्कुल अलग हैं। आज ये दोनों बिजनेसेस अपने पीक से 35 से 45% तक करेक्ट हो चुके हैं और कई रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ फंसे हुए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन गई है। हम सब सुनते आए हैं कि सोलर पंप्स एज अ मार्केट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम साथ में देख रहे हैं कि इस थीम के विनर स्टॉक्स में भारी करेक्शन देखने को मिला है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये करेक्शन टेम्पररी और शॉर्ट टर्म है या इस सेगमेंट में कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो आगे भी बनी रहेंगी। साथ में हम ये जानेंगे कि आज शक्ति पंप्स और ओसवाल पंप्स किस पोजीशन पर खड़े हैं और यहाँ से भविष्य के लिए इन्वेस्टर्स क्या उम्मीद रख सकते हैं। और हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से ओसवाल या शक्ति पंप्स पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ सोलर इरिगेशन पंप्स सेगमेंट और इन बिजनेसेस के चैलेंजेस को समझने पर होगा। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों कंपनियां किसानों के लिए ग्रिड कनेक्टेड पंप्स, सोलर पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह बनाती हैं। ये सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। इनका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है कि जितने भी पार्ट्स होते हैं सोलर पंप में वो ये दोनों कंपनियां खुद ही बनाएं। ओसवाल पंप्स के पास अभी 570 मेगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी है और थोड़ी और आएगी भविष्य में। शक्ति पंप्स की मार्च 2027 तक सोलर सेल और मॉड्यूल की कैपेसिटी आएगी। और इन प्रोडक्ट्स की आप ज़रूरत ऐसे समझ सकते हो कि आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनके खेतों तक पावर लाइंस नहीं जाती हैं और उन्हें डीजल इंजन से काम चलाना पड़ता है। पर सोलर पंप्स डीजल पंप से कई मायनों में बेहतर होते हैं, इसलिए सरकार भारत में सोलर पंप्स के एडॉप्शन पर काफ़ी जोर दे रही है। पर इसमें दिक्कत क्या है कि भले सोलर पंप के लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदे होते हैं, पर इसको लगाने की वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए सरकार सब्सिडी और सपोर्ट देती है ताकि फार्मर्स ये सोलर पंप्स को अपने खेतों में लगाएं, जिसके लिए सरकार पीएम कुसुम योजना लेकर आई, जिसके अंतर्गत देश भर में ये सोलर पंप्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की तरफ से सब्सिडी रहती है। बाकी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स पीएम कुसुम में ही अपनी अपनी योजनाएं लेकर आई हैं। और भले ओसवाल और शक्ति की सेल्स, एक्सपोर्ट्स और थोड़ी किसानों को डायरेक्ट भी अपने पंप्स बेचकर आती हैं, पर इनकी 70 से 90% सेल्स पीएम कुसुम योजना के जरिए ही आती हैं। पीएम कुसुम योजना दो तरह से काम करती है। इसमें सेंट्रल का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग से सोलर पंप्स को लेकर योजनाएं भी लॉन्च कर सकती हैं। पीएम कुसुम में महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सबसे बड़े मार्केट्स हैं जहां सबसे ज्यादा सोलर पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं और इन चारों में भी महाराष्ट्र सबसे बड़ा मार्केट है। अब देखिए, सोलर पंप सेगमेंट इतना ज्यादा ट्रेंड इसलिए किया था क्योंकि कोविड के बाद से ये अचानक से बूम किया था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेजी से कुसुम योजना का बजट बढ़ाया। उस समय बहुत ज्यादा प्लेयर्स थे नहीं, तो ओसवाल और शक्ति जैसे कंपनियों में बहुत अच्छी ग्रोथ आई। दोनों हाई मार्जिन्स पर चले और इनके रिटर्न रेशियोज भी बहुत स्ट्रांग थे। साथ के साथ ये मार्केट भी बहुत बड़ा है। आज की डेट में 1 करोड़ से ज्यादा किसान हैं जिनके पास पंप्स ही नहीं हैं। इस वजह से भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की यहाँ रुचि बढ़ी कि ये कंपनियां लंबे समय तक हाई मार्जिन्स के साथ तेज ग्रो करती रहेंगी। पर ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। पिछले 1 साल में इस थीम में बहुत दिक्कतें सामने आई हैं, जिसका असर हमें अब ओसवाल और शक्ति के शेयर प्राइसेस में देखने को मिला है। अब हम सोलर पंप सेगमेंट के चैलेंजेस को समझेंगे और देखेंगे कि इन दोनों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली दिक्कत देखिए यही है कि सरकार पीएम कुसुम के अंतर्गत सेट किए हुए अपने टारगेट्स नहीं पूरे कर पाई है। अभी फेज 1 चल रहा है जिसकी डेडलाइन 31 मार्च है, पर जितना इंस्टॉलेशन प्लान्ड था उतने पंप्स इंस्टॉल हो नहीं पाए हैं। और अभी तक सरकार की तरफ से पीएम कुसुम 2 मतलब जो योजना का सेकंड फेज रहेगा, अभी तक उस पर अपडेट नहीं आया है। तो ये पूरा सेक्टर क्योंकि आपका गवर्नमेंट ड्रिवन है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी रिस्क है। हालांकि इन दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट का कहना है कि जहां तक Q4 में फेज 2 पर अपडेट आ जाएगा। अगर पीएम कुसुम 2 योजना के अनाउंसमेंट में देरी होती है तो इन दोनों कंपनीज के लिए स्लो डाउन एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। दूसरी बड़ी दिक्कत क्या रही है कि H1 में माने कि अप्रैल से सितंबर के महीनों में इस बार भारी बारिश हुई और कई जगह बाढ़ भी आ गई। इस वजह से शक्ति पंप्स के इंस्टॉलेशन के टारगेट्स मिस हुए हैं और रिजल्ट्स भी बहुत खराब आए हैं। आप देखोगे
कि कहाँ ये बिजनेस 200-300% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लाता था और पिछले 2-3 क्वार्टर से सेल्स ग्रोथ 10% भी नहीं टच कर पाई है। इसलिए जब तक शक्ति पंप्स में एग्जीक्यूशन तेजी नहीं पकड़ेगा, तब तक तो ये वैसे भी आपका बेकार बिजनेस हो गया इन्वेस्टर्स के नजरिए से। यहाँ पर मैं एक और चीज पर बात करना चाहूंगा कि ये सब करेक्शन जो शक्ति पंप्स में हुआ है 1 साल में, ये कोई भी इन्वेस्टर आराम से प्रिडिक्ट कर सकता था। जब इनके Q3 FY25 रिजल्ट्स आए थे ना, तब सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स इससे एग्जिट ले लिए थे। पर रिटेल इन्वेस्टर्स बिजनेसेस को तो ट्रैक करते नहीं है, वो या तो इसमें बैठे रहे और अपने सब प्रॉफिट्स उन्होंने गवा दिए, वरना उन्होंने और खरीदा और लॉस खाया। पर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतने सारे बिजनेसेस को ट्रैक करते रहें। उन्हें समझे कहाँ रिस्क बन रहे हैं, कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर सब मिस कर देता है। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां 150 से ज्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को हम आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको मंथली रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको महीने का रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक से ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं, तो स्लोडाउन के साथ साथ सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन्स गिरने का भी एक बहुत बड़ा रिस्क बन रहा है। ये मार्जिन कंप्रेशन हम ओसवाल के जरिए समझेंगे। ओसवाल में टॉप लाइन ग्रोथ है, पर दिक्कत क्या आई है कि स्टेट लेवल पर ओसवाल को और एक्चुअली शक्ति पंप्स को भी सर्टेन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेट लेवल पर बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में, जो प्राइसिंग खराब कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि पीएम कुसुम में महाराष्ट्र मार्केट सबसे बड़ा है। सेंटर के टेंडर्स में भाग लेने के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, पर स्टेट लेवल पर क्या हुआ है कि वहां के छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने टेंडर्स में भाग लेने के लिए रूल्स बहुत आसान और लीनियंट रखे हैं। इस वजह से वहां के कई लोकल छोटे छोटे बिजनेसेस टेंडर्स में बिड कर रहे हैं। सेक्टर में कंपटीशन बढ़ गया है और अंडर कटिंग होने लगी है। अगर ओसवाल टेंडर में बिड में बोला कि वो एक पंप 25 लाख रुपए में सप्लाई कर देगा, तो छोटा प्लेयर आकर बोल रहा है कि वो बस 20 लाख रुपए में अपना पंप सप्लाई कर देगा। ऐसे में अगर ओसवाल को टेंडर में बने रहना है और वो टेंडर अगर जीतना है, तो इनको अपनी प्राइसिंग गिरानी पड़ेगी। रियलाइजेशंस गिरे हैं और ओसवाल पंप से लेकर शक्ति पंप्स दोनों में भारी मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है। तो जहां 1-1.5 साल पहले तक ये दोनों कंपनियां अपने पीक मार्जिन्स पर चलती थी, हमें मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भले सेल्स ग्रोथ आ रही है पर मार्जिन्स गिर रहे हैं। ऐसे में आपकी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगी। पिछले साल ओसवाल की ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन 29.5% थी, जो कम होके H1 में 25% के आसपास और Q2 में और कम होके 23.7% हो गई है। इसलिए भले सेल्स ईयर ऑन ईयर इनकी लगभग 74% ग्रो करी हैं, पर नेट प्रॉफिट में बस 48% की ग्रोथ आई है। 48% देखिए अपने आप में बहुत अच्छी बॉटम लाइन ग्रोथ है, पर आगे चल के जब टॉप लाइन में और स्लो डाउन आएगा, तो मार्जिन कंप्रेशन की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ तब आपकी और खराब हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स समझते ही नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स बस सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ट्रैक करते रह जाते हैं, पर अंडरलाइन बिजनेस में जो प्रॉब्लम है उसको मिस कर देते हैं। मार्केट देखिए आपका आगे की देखता है, और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी को ये महक आ जाती है ना कि 6 या 9 महीने बाद बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो प्रॉब्लम सामने आने का इंतजार नहीं करते हैं, वो पहले ही स्टॉक को डंप करने लगते हैं और एग्जिट ले लेते हैं। तो ये मार्जिन रिस्क जून क्वार्टर के रिजल्ट से सामने आने लगा था। तो एक समय पर ओसवाल में ग्रोथ बहुत अच्छी थी, मार्जिन्स अपने पीक पर थे और रिटर्न रेशियोज एकदम परफेक्ट थे। तब ये बिजनेस बहुत ट्रेंड में था और मार्केट का इसको लेकर बहुत पॉजिटिव आउटलुक या नजरिया था। पर एक हाई मार्जिन हाई रिटर्न रेशियोज वाले बिजनेस में कंपटीशन, नए प्लेयर्स आते हैं। अब हम देख रहे हैं सेक्टर से ग्रोथ चली गई है। पहली चीज रेगुलेटरी रिस्क है,
नए प्लेयर्स आ गए हैं जो मार्जिन्स खराब कर रहे हैं और प्रॉफिट मार्जिन्स भी गिर रहे हैं। इस वजह से ओसवाल और शक्ति पंप्स इतना गिरे हैं। अब ऐसे नहीं आप बोल सकते हो कि ये बिजनेसेस करेक्ट होकर अंडर वैल्यू हो गए हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें से ग्रोथ चली गई है, सेक्टर में कंपटीशन बढ़ गया है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी गिर रहे हैं। तो आज की डेट में ओसवाल या शक्ति पंप्स 20-25 के पी पर अंडर वैल्यूड नहीं है, उल्टा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इतनी सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैंने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर ये गलती करते हैं, सेक्टर की प्रॉब्लम्स, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को देखते नहीं हैं और गिरते हुए स्टॉक को खरीदने पहुंच जाते हैं, जबकि उनका फोकस उन सेक्टर्स, क्वालिटी बिजनेसेस पर होना चाहिए जो उस टाइम अच्छा कर रहे हो। आपको गिरते हुए बिजनेस में क्यों अपना हाथ जलाना है? तो आप वहां फोकस करो ना जहां चीजें बेहतर हो रही हैं, ना कि उन सेक्टर्स में जो अभी डाउनफॉल में हैं। इसलिए आप सबके लिए इस संडे 21 दिसंबर को हम हॉस्पिटल सेक्टर पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सेक्टर अभी एक बहुत अच्छे ग्रोथ फेज से गुजर रहा है। इसमें आप जानोगे कि इस सेक्टर में चल क्या रहा है, मुकुल अग्रवाल से लेकर विजय केडिया जैसे बड़े बड़े एस इन्वेस्टर्स क्यों हॉस्पिटल कंपनीज पर इतना ज़्यादा बुलिश हैं और सेक्टर में बेस्ट कंपनियां अभी कौन सी हैं। और ये सब बस 499 रुपये में। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, वरना नीचे दिए हुए लिंक से भी आप इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो जब तक पीएम कुसुम 2 पर और सबसे ज़रूरी मार्जिन्स पर क्लैरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक इंस्टीट्यूशनल मनी इन बिजनेसेस को शायद टच भी ना करे। साथ के साथ ये मार्जिन कंप्रेशन हमें सोलर मॉड्यूल्स में भी देखने को मिला है। ये दोनों प्लेयर्स अपनी देखिए खुद की सेल और मॉड्यूल कैपेसिटी ला रहे हैं, पर जो अभी मैंने 2-3 दिन पहले वेबसॉल का आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे मॉड्यूल्स के दाम गिर रहे हैं। इसलिए ये भी एक दिक्कत है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि इन्होंने जो इतना इन्वेस्टमेंट करके सोलर प्लांट्स डाले हैं, वहाँ आरओआई कैसा निकलेगा। आखिरी में तीसरी और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है, वो है रिसीवेबल्स की। इन बिजनेसेस में पैसा बहुत अटक रहा है, सरकार की तरफ से पेमेंट्स बहुत लेट आ रही हैं। 1 साल पहले तक देखिए, जब बुल मार्केट चल रहा था ना, तो सारे B2G बिजनेसेस या जो भी बिजनेसेस जहाँ सरकार या सरकारी ऑर्डर्स, टेंडर से सेल आती है, वो बहुत ट्रेंड कर रहे थे। तब मार्केट इन सब बिजनेसेस की खामियों पे बात नहीं करता था, पर मार्केट को समझ आया ओवर टाइम कि भले इन कंपनियों में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, पर मुनाफे का जो पैसा है वो गल्ले में वापस नहीं आ रहा है, कैश फ्लो कुछ भी नहीं है, सरकार पेमेंट्स ही नहीं रिलीज कर रही है समय से। यही सेम प्रॉब्लम हमको शक्ति पंप्स और ओसवाल पंप्स में देखने को मिली है। सोलर इरिगेशन पंप्स में खैर पेमेंट के रूल्स भी बहुत खराब ही हैं। एक बार जब सोलर पंप लग जाता है, मिनिस्ट्री पैसा तब क्लियर करेगी जब एक किसान 2-3 महीने उस पंप को चलाएगा। सरकार उस पंप को चलाने का डेटा चेक करती है कि किसानों को वो पंप चलाने में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, या पंप में तो कुछ दिक्कत नहीं है। जब वो 2-3 महीने का डेटा सरकार के पास जाता है, उसके बाद सरकार 2-3 महीने और लेगी पेमेंट प्रोसेस करने में, और उसमें भी लगभग 10 से 20% टेंडर का अमाउंट 6 से 12 महीनों के बाद प्रोसेस किया जाता है। आप देख रहे हो ना कि आपने काम कर दिया, आपने खुद का पैसा लगाकर सोलर पंप रेडी करके लगा दिया, पर सरकार की तरफ से बहुत लेट पेमेंट आपको मिल रही है। और जो इस साल के मॉनसून्स इतना ज़्यादा हैवी थे, उसका और ख़राब असर देखने को मिला है। क्योंकि हुआ क्या कि किसानों ने पंप्स इस्तेमाल ही नहीं किए। ऐसे में ओसवाल और शक्ति पंप्स के पास डेटा ही नहीं था कि वो सरकार को दिखा के अपना पेमेंट अप्रूव करवा पाएँ। हालांकि अब अक्टूबर से मौसम साफ रहा है और फिर से काम धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। इसलिए आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि ओसवाल पंप्स की कैश कन्वर्जन साइकिल 135 से बढ़कर 160 के आसपास पहुंच गई है, माने कि 5-5 महीने बाद पैसा आ रहा है बिजनेस में। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है कि आपकी सेल हो गई लेकिन गल्ले में पैसा नहीं आया। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि 1 साल पहले बुल मार्केट में निवेशक ये सब प्रॉब्लम्स देख ही नहीं रहे थे कि B2G बिजनेसेस में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कैश फ्लो की कोई बात नहीं करता था। पर अब वो नजरिया एकदम पूरा बदल गया है। अब इन्वेस्टर्स सेल्स ग्रोथ के साथ साथ अन्य फंडामेंटल्स पर भी बात करने लगे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम्स हैं, सेक्टर से ग्रोथ चली गई है, पीएम कुसुम 2 पर अपडेट नहीं है, नए प्लेयर्स आ गए हैं, मार्जिन्स कम हो गए हैं, और अब ये भी देखा जा रहा है कि बिजनेस कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कि नहीं। इसलिए आपको ना इस करेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। ये दिक्कतें Q3 तक बनी रहेंगी, माने कि ये अक्टूबर से दिसंबर महीनों के रिजल्ट्स भी जहां तक है कमजोर ही जाएंगे इन बिजनेसेस के। Q4 एक बड़ा ट्रिगर रहेगा शक्ति पंप्स और ओसवाल पंप्स दोनों के लिए। एक तो पीएम कुसुम 2 पर निगाहें रहेंगी,
उससे हमें अगले 2-3 साल की सेल्स ग्रोथ का अंदाज़ा लगेगा। और दूसरा कि तब तक मार्जिन्स और कैश फ्लोज़ पर और जानकारी मिलेगी कि मार्जिन्स स्टेबल हैं कि नहीं और कैश फ्लो साइकिल बेहतर हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर पीएम कुसुम 2 योजना आ भी गई, पर ये फंडामेंटल्स बेहतर नहीं हुए, तो भी यहाँ इंस्टीट्यूशंस वापस नहीं आएँगे और ये बिज़नेसेस ऐसे ही आउट ऑफ ट्रेंड पड़े रहेंगे। नए निवेशकों के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और रिस्क्स हैं। बाकी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनको क्लोज़ली अगले 3 से 4 महीनों तक इन बिज़नेसेस को ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अगर चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई, तो उन्हें और लॉस देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ये सब एनालिसिस आपके लिए एकदम फ्री में ला रहे हैं। इसके बदले हम आपसे बस लाइक्स और सब्सक्राइब्स की फॉर्म में सपोर्ट माँगते हैं। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे और अच्छे-अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते ला पाएँगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।